नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक मिलने की जांच अब एनआईए करेगी। यह स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी, जो विस्फोटक के साथ कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली थी। बाद में जांच में पता चला कि मनसुख की यह कार कुछ दिनों पहले ही चोरी हो गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद मनसुख हिरेन का शव मिला। मुंबई एटीएस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की यापूर्वीच हा तपास आपल्या गृहमंत्र्यांनी एटीएस कडे दिलेला आहे। जर का त्या व्यतिरिक्त एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळबेर आहे आणि हे काळबेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। मात्र जशी ही एक चौकशी आहे त्याचप्रमाणे राज्य सरकार अत्यंत गांभीर्याने मधल्या काळात जे सिल्वासाचे खासदार मोहन डेलकर, खरं म्हणजे हा सुद्धा विषय खूप गंभीर आहे, पण त्याविषयी कदाचित आमच्या विरोधी पक्षाला बोलायला तोंड नहीं है। उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी एटीएस कर रही थी, लेकिन आज केंद्र शासन की जो संस्था है एनआईए, उन्होंने वो तपास अपनी तरफ लिया है। अभी ये जो केस मुकेश अंबानी साहब का जो मकान है एंटीलिया, इसका जो केस एनआईए ने लिया है उनका अधिकार है। वैसे महाराष्ट्र पुलिस एटीएस बहुत अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जो भी सच है वो पूरा खंगारने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अभी एनआईए ने लिया, उन्होंने जांच लेने का उनका अधिकार है। लेकिन बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है मनसुख हिरेन का और गाड़ी जो चोरी गई थी उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस कर रहा है। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर आप लोग अगर बता रहे हैं तो हो सकता है कि वो एनआईए को गया हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि हम तो राज्य सरकार से ये चाहते थे, क्योंकि इसमें टेरर एंगल है, तो टेरर एंगल के कारण वो जाना चाहिए था। अगर वो लिया होगा तो ठीक ही है। हमारे सहयोगी सोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से इस पर अधिक चर्चा करने के लिए। सोहित, अभी हम अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री, उनको सुन रहे थे। लग रहा था उनकी बातचीत से कि वो इस बात से खुश नहीं है कि जो एनआईए है उसको जांच दे दी गई है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जो विस्फोटक मिलने की बात है या फिर जो शव मिला है, इस मामले की जांच तो मुंबई एटीएस ही करेगी। जी बिल्कुल। देखिए, गृह मंत्री अनिल देशमुख के अलावा जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी हमने ये सवाल पूछा तो उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे जो जितने भी एजेंसीज होते हैं वो कोई एक सरकार या एक पार्टी की नहीं होते हैं। उन्होंने एक बार फिर से केंद्र बनाम राज्य सरकार का मुद्दा यहाँ पर उठाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नजर आए। उन्होंने जब उनसे हमने पूछा कि ये पूरा मामला एनआईए को दिया है तो उन्होंने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे इस महाराष्ट्र के, मेरे सरकार से पहले, तब उन्हें इस सरकार पर भरोसा और इसके यंत्रणाओं पर यानी इसके एजेंसीज पर भरोसा था। लेकिन अब विपक्ष में आने के बाद विपक्ष की कोशिश हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए, और इसकी तुलना, इस पूरे मामले की तुलना उन्होंने एक बार फिर से मोहन डेलकर के जो आत्महत्या हुई थी, जो सिलवासा के 7 बार के सांसद है, जिनका आत्महत्या, जिन्होंने मुंबई के एक होटल में आत्महत्या की थी, एक पत्र भी मिला है जिसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उससे इसकी तुलना की और कहा कि विपक्ष केंद्र शासित एक सांसद जो एक केंद्र शासित इलाके से आते हैं उनकी आत्महत्या पर कुछ नहीं बोलते हैं, तब वो चुप बैठ जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस मामले की भी जांच करेगी और उस मामले की भी जांच करेगी और उसमें भी जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला अखिलेश जी हम देखें, 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के करीब ये गाड़ी मिली थी और इतने दिन बीतने के बावजूद आज 8 मार्च है, लेकिन अब तक के इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी बड़ा चीज सामने नहीं आया है, जिसके बाद अब ये पूरा मामला जो है इसे एनआईए के पास दे दिया गया है। हालांकि शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी मांग की थी। आज भी उन्होंने कहा कि अगर सरकार खुद दे देती तो ये बेहतर होता, क्योंकि इसमें टेरर एंगल भी सामने आ रहा है, लेकिन वो नहीं किया गया और एनआईए ने खुद इस मामले की जांच ले ली। महाराष्ट्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला बढ़ा है, इसमें अब तक पता नहीं चल पाया कि गाड़ी थाने की दिशा में जाती है तब आगे कहां चली जाती है, कितने लोग इसमें शामिल थे, जो लोग थे उनके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जो इसके मुख्य गवाह हैं उनकी मौत हो जाती है,
उसके बारे में पहले गृह मंत्री कहते हैं कि ये आत्महत्या की बात वो इशारों में कहते हैं। एटीएस की ओर से हत्या का मामला दर्ज होता है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। और उस बीच अब ये पूरा मामला एनआईए को दे दिया गया है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे को हम सुने तो एक केंद्र बनाम राज्य की बात वो कर रहे हैं और उनका कहना है, और वो आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की जो एजेंसीज हैं उसकी छवि को खराब करने के पीछे तुली हुई है। शुक्रिया सोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार इस मामले में आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं, खासतौर से जिस तरह की प्रतिक्रिया गृह मंत्री की ओर से आई है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हम बात करते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर मामले की, जिसमें दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर फैसला 15 मार्च को होगा। आरिज बाटला हाउस एनकाउंटर के बीच फरार हो गया था। उसे फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया गया था। आरिज पर देश में कई जगह बम धमाके करने का आरोप है, जिनमें 165 लोग मारे गए। तो ये 2-2.5 साल के अंदर जजमेंट आया है और ये दिल्ली पुलिस के लिए और सभी के लिए बहुत खुशी का है कि जो दिल्ली पुलिस की मेहनत थी और जो सच्चाई थी वो सामने आई कोर्ट के थ्रू। सर, अदालत ने ये माना है कि जो इनकाउंटर में मोहन सिंह शर्मा की शहादत हुई थी उसके लिए इसको 302 का हत्या का आरोपी बनाया है। जी हाँ, जो कन्विक्शन जो जिस सेक्शन में चार्जशीट हुई थी ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस के अंदर इसको सजा हुई है। तो वो शहीद मोहन सिंह शर्मा हैं, उनकी जो शहादत हुई थी उसके लिए कन्विक्टेड है, कन्विक्शन किया गया है और ऐसे ही एक हेड कांस्टेबल के ऊपर इसने फायर किया था, उसकी भी सजा इसको हुई है। संसद से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा कल से 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि कोरोना से पहले वाले शेड्यूल पर वापसी हो गई है। कल से 11 से शाम 6 बजे तक दोनों सदन बैठेंगे और सभी सांसद अपने अपने सदनों में ही बैठेंगे। हम जानते हैं कि कोरोना के कारण कई एहतियात बरते गए थे और दोनों ही सदनों की जो कार्यवाही थी वो अलग अलग पालियों में होती थी। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद दूसरे सदनों में भी बैठा करते थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके। गैलरीज में भी उनको बैठाया जाता था, लेकिन अब कल से ये सामान्य बहाली जो है वैसी हो जाएगी। और आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामेदार हुई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा उठाने की कोशिश की। खड़गे ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर चर्चा की मांग भी की। इसके बाद सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा और कार्यवाही पहले 1 बजे तक, फिर 15-15 मिनट के लिए कई बार स्थगित करनी पड़ी। बाद में राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि नेपाल गरीब देश है, फिर भी वहां पेट्रोल डीजल सस्ता है तो भारत में महंगा क्यों है। नौजवान लड़के नेपाल से कनस्तर भर भर कर पेट्रोल डीजल ला रहे हैं। आप भारत नेपाल सीमा पर गए थे एक दौरे पर, आपने वहां पर क्या देखा? नहीं, मैं देखा कि जो नौजवान लड़के हैं उधर से कनस्टर भर भर के पेट्रोल और डीजल, मैं उन लोगों को रोका, बोले कि सर उधर नेपाल में 25 रुपया सस्ता पेट्रोल और डीजल का प्राइस है, तो हम लोग ले आते हैं, हम लोगों को कुछ करने को है नहीं, तो इसी में कुछ पैसा बनाते हैं, पॉकेट मनी निकल जाता है। तो इस स्थिति पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और नेपाल एकदम निर्धन देश है भारत के कंपैरिजन में, तो भारत में ऐसी स्थिति क्यों है, जबकि यूपीए के शासन में जब 109 रुपये प्रति बैरल डॉलर प्रति बैरल था तब कीमतें कम थीं। आज 65 रुपये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब प्रति बैरल है तो उसमें 100 रुपया हो गया। तो और एक गंभीर बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि स्मगलिंग करने की कोशिश युवा कर रहे हैं सीमाओं पे। नहीं कर रहे हैं, मैं देखा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, तभी ये सवाल मैं उठा रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आई है। इस पर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना बिल्कुल देना चाहिए और मैं बोलूंगा जब कभी बोलने का मौका मिलेगा तो इस बात को भी मैं उठाऊंगा। सरकार जांच करे और सफाई दे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जी। तो संसद भवन से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बजट सत्र का दूसरा चरण समय से पहले ही समाप्त किया जा सकता है। आज से शुरू हुआ दूसरा चरण 8 अप्रैल तक चलना है।
लेकिन इसे 25 मार्च को अनिश्चितकालीन स्थगित किया जा सकता है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के कारण यह फैसला हो सकता है। टीएमसी, डीएमके जैसे दलों ने विधानसभा चुनाव के कारण सत्र पहले ही खत्म करने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस में सत्र को स्थगित करने को लेकर मतभेद है। लोकसभा में कांग्रेस जल्द सत्र खत्म करने के पक्ष में है, लेकिन राज्यसभा में बजट सत्र पूरा करने के पक्ष में है। नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है, यह सवाल अब बार बार पूछा जा रहा है। जब से उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर बनकर उभरी है, वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही यह सवाल उठ रहा है। आज विधानसभा में आरजेडी विधायकों के सवाल पर टोका टाकी से अपना आपा खो बैठे और सुबोध राय ने जब कुछ पूछा तो नीतीश आग बबूला हो गए। देखिए बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में आखिर क्या हुआ। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरा एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूरा पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो उसका प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में, तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए। बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने दीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसका रंग किसान आंदोलन में भी दिख रहा है। पंजाब, हरियाणा के गांव से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। मंच संचालन से लेकर आंदोलन की बागडोर सब महिलाओं के हाथों में है। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां का मंच भी महिलाएं ही संभाल रही हैं। उनका कहना है कि घर के किचन से लेकर बच्चों की पढ़ाई और आंदोलन को पूरे तालमेल से संभाला जा रहा है। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो है किसानों के समर्थन में, हम पहले भी आए थे, आज मुझे यहाँ पे मौका मिला है। क्योंकि देखिए आज के दिन जो है पूरी महिलाएं यहाँ पे संचालन भी करेंगी, पूरा स्टेज संभालेंगी, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, क्योंकि आज जो है महिला हर क्षेत्र में जो है बहुत आगे है। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ अपनी मातृशक्ति और अपनी बहनों को कि देखिए कोई भी कम नहीं है। आज मेरी वो बहनों के लिए भी संदेश हैं जो घर में सिर्फ जो है गृहस्थ जीवन में ही बच के रहती हैं, उनका भी ये काम जो है बहुत मजबूती से, क्योंकि देखिए वो भी एक परिवार चला रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है परिवार को चलाना। हम ये संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिस तरीके से ये मेहंदी रचाई जा रही है, इनकलाबी मेहंदी, उसका गहरा रंग जो है वो और भी लोगों को जो है गहरा रंग उनके उसमें अमिट एक छाप छोड़ के जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री समझिए इस चीज़ को कि जो ये 3 काले कानून हैं उसको वापस करने की एक विशेष उनकी मांग है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हमारे किसान भाई बैठे थे, तो इन्होंने भी, महिलाओं ने भी अपना एक अनोखा तरीका जो है अपने माध्यम से, मेहंदी, इनकलाब मेहंदी माध्यम से जो है अपने प्रधानमंत्री को संदेश पहुँचाना चाहती हैं। देखिए मैं दिसंबर से यहाँ पर हूँ और मेरे साथ कई महिलाएं हैं जो शिफ्टों में आती जाती रहती हैं, तो हमने घर बार और ये आंदोलन बड़े अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। और आज जो मंच का संचालन है, जो मंच पर वक्ता बोलेंगी, जो अनशन पर महिलाएं बैठी हैं और जो भी वॉलंटियर्स हैं, जो वो सारी आज महिलाएं ही सारा कार्यभार देख रही हैं।
और यहाँ पर महिलाएं, जिसको हम बोला जाता था कि मेहंदी सिर्फ सौंदर्यकरण का कार्य करती है, वो आज हम बताएंगे कि वही मेहंदी इंकलाब लाने का भी काम कर सकती है और किसानों का जो मैसेज है उसको हर जगह पहुंचाने का भी काम कर सकती है। तो ये जो आइडिया है ये मेरे दिमाग में आया था परसों, तो इसका जो कमेटी ने है, जो मेरी बहनें हैं, उन्होंने खुल के इसका समर्थन किया और स्वागत किया और आज हम इस इंकलाबी मेहंदी के साथ इस मंच पर, इस पूरे गाजीपुर बॉर्डर पर और इस देश में इंकलाब लाने की तैयारी में है। टीकरी बॉर्डर पर एक शख्स ऐसा भी है जो अमेरिका के न्यू जर्सी से आकर पिछले 3 महीनों से किसानों की सेवा कर रहा है। अमेरिका के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सवाई मान सिंह ने किसान आंदोलन के चलते अमेरिका जाने का कार्यक्रम भी फिलहाल टाल दिया है। उन्होंने टीकरी बॉर्डर पर पिंड कैलिफोर्निया नाम से एक अस्थायी अस्पताल खोला है जिसमें किसानों का मुफ्त इलाज होता है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इंसान को इंसान का दर्द समझना चाहिए क्योंकि हम सब आपस में रिश्तेदारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पुलिस वालों का और स्थानीय लोगों का भी इलाज कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी सोनाक्षी चक्रवर्ती। पिछले 100 दिन से ऊपर हमने देखा है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के कई बॉर्डर एरिया पे, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे, हमने कई तरीके के लोगों को देखा है जो आगे आके सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से एक ऐसा है, एक डॉक्टर है टिकरी बॉर्डर पे बहादुरगढ़ एरिया में, जिन्होंने एक पिंड कैलिफोर्निया खोल के रखा है। जी हाँ, पिंड कैलिफोर्निया नाम है इस जगह का। अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ पे एक मेडिकल क्लिनिक देखने को मिलेगा। डॉक्टर स्वेमान सिंह, हम बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमको ज़रा पिंड कैलिफोर्निया के बारे में बताइए। और डॉक्टर जो है न्यू जर्सी छोड़ के, अपनी जो लाइफ है वहाँ छोड़ के, आप पिछले 3 महीनों से आप यहाँ पे हैं। आपने बोला मेरा रिश्तेदार, मैं ये बोल दूं कि जब भगवान ने हमको बनाया था ना, हम सब रिश्तेदार ही हैं। तो इंसान को इंसान का दर्द समझना चाहिए कि ये ना हो कि मेरा पापा जब बीमार हो तभी हो। जब भैंस को टीका लगता है ना, साथ में सब जो भैंस खड़ी होती है सब बुड़क जाती हैं। तो हमको इंसान का दर्द समझना चाहिए, कल अपने परिवार के लिए नहीं, सब जो हमारे देशवासी हैं, हर इंसान के लिए हमको अपना दर्द समझना चाहिए। चलिए जरा इस पिंड कैलिफोर्निया को भी थोड़ा देख लेते हैं। आप हमें दिखाइए, यहाँ पे आपने एक मेडिकल कैंप खोल रखा है। यहाँ पे आप लोगों को दवाइयाँ भी बांटते हैं। ये एक मेडिकल स्टोर है। ज़रा डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि ये बात क्या है, यहाँ पे होता क्या है डेली बेसिस पे। तो ये होता ये है जी, सो वी आर, हम 24 घंटे खुले होते हैं। हमारा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। कोई भी ऐसा दवा नहीं है जो हमारे पास नहीं होता है, एक्सेप्ट मे बी कैंसर ड्रग्स जो हम नहीं रखते, उसको आप सुपर, यू नीड अ प्लेस टू गिव दोस। फॉर इंस्टेंस हम आए तो थे मेडिसिन के लिए, फिर मैंने देखा लोगों को मेंटल सिकनेस है तो लाइब्रेरी बनाया। फिर एक बुजुर्ग की मेरे हाथों में मौत हो गई। अच्छा। वो जब उसके हाथों में, मेरे हाथों और हुई वो कोल्ड वेदर के कारण, ठंड के कारण। तो फिर हमने सोचा कि हमको अभी रहन बसेरे का करना है, तो तब ये शेल्टर का किया। फिर हमको साफ सफाई वाल होना पड़ा, प्लांटिंग ट्रीज, क्लीन वाटर, क्योंकि डायरिया केसेस ज़्यादा आ गए। सो जो भी हम करते हैं वो अपने पेशेंट्स की, अब मलेरिया सीजन आ गया है तो हमको अब नेट्स बांटने शुरू कर दिए, शेल्टर बनाने शुरू कर दिए। बाहर भी बैम्बू के शेल्टर बना रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे हमारे पेशेंट्स आते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, कि अकेले दवाई देना डॉक्टर का काम नहीं है, कि अगर जड़ से निकाल दो, आप वो बीमारी को जड़ से निकाल दो तो आपको दवाई देने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर स्वेमान सिंह टिकरी बॉर्डर में बहादुरगढ़ एरिया में पिंड कैलिफोर्निया के नाम से मेडिकल क्लिनिक यहाँ पे एक चला रहे हैं। और इसी से वो सबको कहने की यही कोशिश कर रहे हैं कि एक डॉक्टर जो आए थे 3 महीने पहले एक इंसान को मदद देने के लिए, और यही रह चुके हैं और जाने का बिल्कुल नाम नहीं लेंगे। अब कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ टिकरी बॉर्डर में सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पहले दिल्ली को संभालो, फिर बंगाल की ओर देखना। उन्होंने कहा कि जब कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं तो प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले झूठे वादे करना बीजेपी की आदत है।
बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन करीब 25 विधायकों को आज विधानसभा में घुसने नहीं दिया गया। विधानसभा में एंट्री के लिए सभी को फिर से कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य था, लेकिन इन विधायकों ने ऐसा नहीं किया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान समेत तमाम विधायक शामिल हैं। जलगांव से विधायक चिमनराव पाटिल को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इनका कहना है कि इन्हें या इनके पीए को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी कि दोबारा से जांच करवानी है। 1 मार्च से ही महाराष्ट्र का बजट सत्र शुरू है और सोमवार यानी 8 तारीख को आज महाराष्ट्र का बजट पेश किया जाएगा, जिससे पहले एक बार फिर से कोविड टेस्ट के बिना लोगों को अंदर जाने से मना किया जा रहा था। लेकिन केवल पत्रकार या अधिकारी ही नहीं बल्कि ऐसे कई विधायक हैं जो इसलिए आज इस बजट सत्र का में नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वापस से कोविड टेस्ट नहीं करवाया है। हमारे साथ चिमन राव पाटिल सर हैं। सर, आप जलगांव से आते हैं, आप विधायक हैं। आज बजट का सत्र हो रहा है लेकिन आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं और आपके ऐसे कुल ऐसे 25 लोग हैं। क्या कारण है कि आप लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, हमको मालूम नहीं था आज टेस्ट करने का है। अगर मालूम होता तो हम टेस्ट कर लेते। कुछ मैसेज नहीं आया, हमारे पीए को भी मैसेज नहीं आया, इसलिए हमने टेस्ट नहीं किया। और यहाँ आकर अभी वो बोल रहे कि टेस्ट चाहिए। क्या पूर्ण बिजनेस है, हमको कोई कुछ मालूम नहीं था आज टेस्ट करने का ऐसा। कुल ऐसे 25 विधायक हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अंदर आज नहीं जाने दिया जा रहा है। आज बजट का सत्र है, आज बजट का भी ऐलान किया जाएगा, उसी दिन आप लोग अंदर नहीं जा पा रहे। ये तो गलत बात है ना। मैसेज देना चाहिए थे, पीए को देने चाहिए थे, हमको देने चाहिए थे। कुछ नहीं, मैसेज भी नहीं आया। हम टेस्ट करके आते। तो अब इसके आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि ये पहली बार पूछ रहे भाई हमको छोड़ दो। हमारी लगे तो आरटीपीसीआर का तुम स्वाब ले लो। हमको अंदर छोड़ दो, जल्दी से रिपोर्ट मंगवा लो। बजट के लिए हमको कोई अभी कहीं कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। अभी कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे ये लोग। लेकिन फिर क्या आपको जानकारी दी गई थी? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी टेस्ट करवाया था और शनिवार रविवार को दोबारा टेस्ट है ना। मेरे पास टेस्ट है, पिछले हफ्ते की है। हाँ, वो मैंने बताया उनको। लेकिन इस हफ्ते वापस टेस्ट करवाने मैसेज नहीं आया ना। नहीं आया? नहीं, मैसेज आया नहीं ना। बिल्कुल हमको आया नहीं, हमारे पीए को आया नहीं। किसको हमने तो हम करके आते ना, मैसेज आता तो इसमें क्या दिक्कत थी? तो अब विधायक जी इंतजार कर रहे हैं कि जब टेस्ट होगी और रिपोर्ट आएगी तभी शायद उनको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के महाराष्ट्र के सरकार में फिलहाल 25 ऐसे विधायक हैं जो सोमवार को बजट सत्र में इसलिए हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से जो कोविड टेस्ट करवाना था वो उन्होंने नहीं करवाया। उनका कहना है कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से अब उन्हें विधान भवन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और दरअसल सख्ती इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी कारण चिंता भी बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में लगातार 10,000 से अधिक नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार एक बार फिर सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के लिए कदम उठा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 दिनों से राज्य में हर रोज 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। इससे पहले एक दिन में इतने मामले अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड किए गए थे। राज्य में सबसे ज्यादा मामले मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, यवतमाल, अमरावती जैसे इलाकों में से आ रहे हैं। अमरावती में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाया गया था, उससे अब खत्म कर दिया गया, लेकिन स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही दुकान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। अभी भी अमरावती में हर रोज 500 से 600 मामले सामने आ रहे हैं। विशेष 30 पथक हमने 30 टीम बनाई है जो इस हफ्ते से इलाके में हालात पर नजर बनाए रखेंगे। मैं लोगों से कोरोना के सारे नियमों का पालन करने की अपील करता हूं। आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांचा पद महाराष्ट्र में पुणे, हिंगोली, औरंगाबाद, नागपुर जैसे इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे नियम लागू किए गए थे। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक टीम ने मार्च के पहले हफ्ते महाराष्ट्र आकर कोरोना संक्रमण पर जानकारी ली। कमेटी ने पाया कि लोगों की ओर से कोरोना से बचाव के लिए बने नियम का सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव, शादी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ की वजह से संक्रमण में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ढिलाई हुई है। महाराष्ट्र के साथ ही पंजाब में बढ़ रहे मामलों से प्रशासन परेशान है। स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुसैन लाल के अनुसार मार्च महीने के अंत तक पंजाब में हर रोज 3000 या उससे भी अधिक मामले सामने आने की आशंका है। जालंधर, एसबीएस नगर, होशियारपुर, कपूरथला में शनिवार से ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।
कॉन्टैक्ट ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन उसमें से वॉलंटरी उनकी टेस्टिंग करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। लोग वॉलंटरी टेस्ट करवाने को तैयार नहीं होते, उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। तो अब उस पे हमने ज़्यादा फोकस किया है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं, जब तक उनको टेस्ट नहीं करते तब तक उनके ट्रेस करने का कोई मतलब नहीं है। सो इस टेस्टिंग को हम बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन राज्यों को अभी टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ मैं पूर्वा चिटनेस, कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ मुंबई से एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से दिल्ली के बाला साहेब गुरुद्वारे में गुरु हरकिशन किडनी एंड डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हुई है। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा किडनी और डायलिसिस हॉस्पिटल है, जहां इलाज एकदम मुफ्त होगा। दिल्ली के सराय काले खां रोड पर गुरु हरकिशन किडनी एंड डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हो गई है। दावा है कि किडनी के डायलिसिस का देश का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। अभी कुल यहाँ 101 बेड हैं। देखिए, ये 101 मशीन है, 101 बेड हैं और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडिया लार्जेस्ट है। आप ये देखिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है और 1 भी रुपया नहीं, टोटली फ्री है। अच्छा, इसके अंदर बिलिंग काउंटर ही नहीं है। इलाज के साथ साथ यहाँ दवाइयाँ और डायलिसिस का सामान भी मुफ्त मिलेगा। अभी 101 बेड हैं, जिनकी संख्या 1 साल में 1000 कर दी जाएगी। इस अस्पताल में इलाज 9 मार्च से शुरू होगा। अस्पताल में मरीजों के लिए अलग अलग कमरे भी हैं। ये अस्पताल 6 महीने में बनकर तैयार हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक 24 घंटे अस्पताल खुला रहेगा। एक शिफ्ट में करीब 8 डॉक्टर होंगे। 24 घंटे में करीब 500 मरीजों का इलाज हो सकता है। See, this is 101 bedded dialysis center. We can take up. इस डायलिसिस सेंटर में 101 बेड हैं। हम रोज 500 लोगों का डायलिसिस कर सकते हैं। हमारी शिफ्ट 8 घंटे की होगी। हर टीम में 6 से 7 डॉक्टर होंगे। Every team will have 6 to 7 doctors to manage the patients. इस अस्पताल के खुलने से लोग काफी खुश हैं। इतने सालों में किसी ने भी इतना बड़ा काम नहीं किया जो इन्होंने, क्योंकि ये फ्री सेवा है ना। गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा ये उपराला किया गया है। हम कहते हैं भगवान इनको चढ़ती कला में रखे और ऐसे सारा हॉस्पिटल बनता है। सारी टीम ने मिलकर ये जो उपराला किया है, इसके मुकाबले कोई भी काम बड़ा नहीं है। गरीब लोगों की सेवा का काम है। फ्री डायलिसिस होगा। एक तरफ जहां दूसरे अस्पतालों में किडनी डायलिसिस के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं सेवा भाव के साथ यहाँ ये सुविधा फ्री होने से गरीबों और आम लोगों को राहत मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।